प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 8 का विषय है सामाजिक विज्ञान। पुस्तक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था भाग 3। हम लोग अध्याय 4 पढ़ रहे हैं और अध्याय का नाम है न्यायपालिका। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग भारत में न्यायिक व्यवस्था की संरचना में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़े हैं। आज की क्लास में बच्चों हम लोग उच्च न्यायालय एवं जिला व अधीनस्थ न्यायालय के बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं उच्च न्यायालय के बारे में। बच्चों, संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। मतलब प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय है, लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों में किसी संघ क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। कहने का मतलब है कि 2 राज्य मिलाकर एक उच्च न्यायालय भी काम कर सकता है। राज्य स्तर पर सबसे बड़ी न्यायिक शक्ति हाई कोर्ट के पास होती है। बच्चों, राज्य स्तर पर सबसे बड़ी न्यायिक शक्ति हाई कोर्ट के पास होती है। वर्तमान में देश में 25 हाई कोर्ट है। बच्चों, आपकी पुस्तक में लिखी हुई है 24 हाई कोर्ट है, लेकिन पुस्तक छपने के बाद और एक हाई कोर्ट बन गई है और यहाँ पर वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है। 1862 ईस्वी में स्थापित कोलकाता हाई कोर्ट देश का सबसे पुराना न्यायालय है। ये एक सामान्य ज्ञान है बच्चों कि सबसे पुराना न्यायालय कोलकाता हाई कोर्ट है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाता है जिस राज्य में उच्च न्यायालय अवस्थित है। जैसे झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को झारखंड के राज्यपाल ही शपथ दिलाएंगे। सभी उच्च न्यायालय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। जितने भी उच्च न्यायालय हैं उनका नियंत्रण, उनका देखभाल सर्वोच्च न्यायालय करती है। राष्ट्रपति आवश्यकता के अनुसार, मतलब जरूरत पड़ने पर, किसी भी मुख्य न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है अथवा अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। जरूरत पड़ने पर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकते हैं या उन्हें नियुक्त भी कर सकते हैं। राज्य या समूह की अपीलीय प्राधिकारी होने के नाते हाई कोर्ट के पास सर्वोच्च न्यायालय की तरह अधिकार व शक्तियां प्राप्त है। बच्चों, पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि राज्यों के बीच विवाद हो जाने पर उसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय करती है। उसी तरह जिलों के न्यायालयों में विवाद हो जाने पर या जिलों के निर्णय पर संतुष्ट नहीं होने पर इसकी अपील ठीक सुप्रीम कोर्ट की तरह हाई कोर्ट सुनती है। इसलिए यह अपीलीय प्राधिकार है। बच्चों, उच्च न्यायालय भी राज्य में मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। आपने पूर्व में पढ़ा कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है और उच्च न्यायालय अपने राज्य में मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों में, जिलों के न्यायालयों में नियुक्ति करने, पदान्नति मतलब किसी ऊंचे पोस्ट को नीचे पोस्ट में ले आना, पदोन्नति नीचे पोस्ट को ऊपर पोस्ट में ले जाना, तथा
छुट्टियों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार है। बच्चों चलिए, पिछली कक्षा में हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के बारे में समझे थे और आज की कक्षा में हम लोग उच्च न्यायालय के बारे में समझेंगे। यह चित्र बच्चों हमारे राज्य यानी कि झारखंड का उच्च न्यायालय है जो रांची में स्थित है। बच्चों आपकी पुस्तक में यह भी जानने के अंतर्गत बताया गया है कि झारखंड उच्च न्यायालय देश का 21वां उच्च न्यायालय है। मतलब झारखंड उच्च न्यायालय बनने से पूर्व 20 उच्च न्यायालय देश में था और अभी वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। मतलब झारखंड उच्च न्यायालय बनने के बाद और नए 4 उच्च न्यायालय बन गए हैं। तो झारखंड उच्च न्यायालय देश का 21वां उच्च न्यायालय है। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी में की गई थी। विनोद कुमार गुप्ता इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये दोनों सामान्य ज्ञान है बच्चों, इसको भली भांति आप याद रखेंगे। उच्च न्यायालय का गठन संविधान के अनुच्छेद 214 में निहित है। संविधान के अनुच्छेद 214 में लिखा गया है कि उच्च न्यायालय का गठन कैसे होगा। तो ये उच्च न्यायालय की बात थी बच्चों। अब हम लोग जिला व उसके अधीनस्थ न्यायालय के बारे में जानेंगे। जिला तथा अधीनस्थ न्यायालय हर जिले में होते हैं। ये न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं। मतलब उच्च न्यायालय इन न्यायालयों का कंट्रोल करती है, देखभाल करती है। इनका प्रशासन मतलब इन कोर्ट जिला के न्यायालयों का प्रशासन जिला स्तर पर होता है। जिला स्तर के मामलों को ये देखते हैं। जिले का क्षेत्राधिकार जिला एवं सत्र न्यायालय के पास होता है। अब बच्चों समझिएगा कि सिविल मामलों का संचालन करते हुए अगर कोई जज सिविल मामलों का संचालन कर रहे हैं तो वो जिला जज कहलाते हैं, और अगर वही आपराधिक मामलों का न्याय का संचालन करते हैं तो उस समय उन्हें सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। बच्चों आइए समझते हैं दीवानी या सिविल मामला क्या है और फौजदारी मामला क्या है। दीवानी कानून का संबंध व्यक्ति के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। इसके अंतर्गत जमीन की बिक्री संबंधी विवाद, वस्तुओं की खरीदारी, किराया, मकान भाड़ा जिसको कहते हैं उसका किराया, तलाक संबंधी मुकदमों का निपटारा किया जाता है। दूसरा फौजदारी मामला। फौजदारी कानून ऐसा व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिसे कानून में अपराध माना गया है, जैसे चोरी डकैती, दहेज प्रताड़ना का मामला है, दहेज के लिए प्रताड़ित करना उसका मामला, और हत्या इत्यादि का मामला, ये फौजदारी मामले होते हैं। राज्य सरकार द्वारा मेट्रोपॉलिटन के रूप में मान्यता प्राप्त शहर या इलाके की जिला अदालत में अध्यक्षता करने पर उसे मेट्रोपॉलिटन न्यायाधीश के रूप में संबोधित किया जाता है। बच्चों ऐसे शहर जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है, जैसे कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, ये सब मेट्रोपॉलिटन शहर कहलाते हैं। और इन शहरों के जिला अदालत में जो प्रधान अध्यक्ष जज होते हैं वो मेट्रोपॉलिटन न्यायाधीश कहलाते हैं। जिला न्यायाधीश हाई कोर्ट के न्यायाधीश के बाद सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। जिला अदालतों का भी अधीनस्थ अदालतों और निचली अदालतों में जैसे अनुमंडलीय अदालत पर अधिकार होता है। बच्चों हम लोग जानते हैं कि कई प्रखंडों को मिलाकर एक अनुमंडल बनता है और अनुमंडल में भी अदालत है। तो इन अदालतों पर जिला अदालत का अधिकार होता है, मतलब वो उसके नियंत्रण में होते हैं, इसका देखभाल
जिला अदालत करती है। निचली अदालतों में सिविल मामलों को देखने के लिए आरोही क्रम में, मतलब निचली अदालत में सिविल मामला किस तरह से देखा जाता है ये देखिए। सबसे पहले जूनियर सिविल जज कोर्ट होता है, उसके बाद प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट होता है और सबसे ऊपर वरिष्ठ सिविल जज कोर्ट है। बच्चों आइए आज की क्लास के अंत में हम कुछ गतिविधि करते हैं। आपने सिविल कानून और फौजदारी कानून के बारे में सुना, अब उन्हीं दोनों कानून के तहत बताना है कि निम्न स्थितियों में किस कानून के तहत अदालत फैसला सुना सकती है। क मोहन का उसके पड़ोसी के साथ जमीन विवाद का मामला है। सोचिए बच्चों कि ये जमीन विवाद का मामला है तो कौन सा कानून में आएगा। ये जमीन विवाद का मामला दीवानी कानून, सिविल कानून में आएगा। दोनों एक ही है बच्चों, दीवानी और सिविल कानून। गतिविधि खा, जेम्स के घर में हुई डकैती के केस का मामला, डकैती का मामला किस कानून के तहत आएगा। डकैती के केस का मामला फौजदारी कानून के अंतर्गत आएगा और इसके तहत अदालत फैसला सुना सकती है। गतिविधि ग, एक दुकानदार पर रूपाली जो एक लड़की है के द्वारा नकली सामान बेचने के आरोप का मामला है। दुकानदार पर नकली सामान बेचने का आरोप का मामला होने पर दीवानी यानी कि सिविल कानून के तहत अदालत फैसला सुना सकती है। गतिविधि घ, रमीज के भाई की हत्या का मामला। रमीज एक लड़का है, उसके भाई की हत्या हो गई, तो इस मामला में अदालत किस कानून के तहत फैसला सुना सकती है। हत्या का मामला में अदालत फौजदारी कानून के तहत फैसला सुना सकती है। तो ये गतिविधि बच्चों आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई है, आप उसे पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने राज्यों के उच्च न्यायालयों के बारे में जाना और जिला में स्थित अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में जाना। इसके पूर्व कक्षा में सर्वोच्च न्यायालय को भी हम लोग समझे थे। बच्चों आने वाले क्लास में हम लोग FIR के बारे में जानेंगे और जनहित याचिका को भी समझेंगे। तो बच्चों पुस्तक को पढ़ते रहिए और पढ़ना और नियमित लिखना कभी नहीं छोड़िए। प्रतिदिन ये पढ़ना और लिखना होता रहना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।